हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल चौहान है और मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगी, जिसे आप बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में भी हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है प्रीएम्बल, जिसको आप कई बार बोलते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चों के क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि ये प्रस्तावना और उद्देशिका मैम एक ही होता है या फिर ये अलग अलग होता है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि चाहे आप इसको उद्देशिका कहें, चाहे आप इसको प्रस्तावना कहें, ये एक ही चीज होती है। और इंग्लिश में जो इसके लिए टर्म यूज होता है वो प्रीएम्बल ही यूज होता है। हिंदी में इसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये प्रस्तावना क्या होती है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रस्तावना है या ये जो प्रीएम्बल है, अगर इसकी मैं बात करती हूँ तो आपने क्या देखा है कि अगर आपको किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है या किसी भी देश के संविधान को अगर आपको देखना है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एम रखे गए हैं, क्या उद्देश्य रखे गए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आइडियल्स हैं, क्या आदर्श हैं, तो ये सब देखने के लिए आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या पढ़ना है, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को रीड कर लेना है। अगर आप उसको रीड कर लेंगे, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो संविधान निर्माता थे, एक्चुअल में उनके एम्स क्या थे, उनके आइडियल्स क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे, उनके आदर्श क्या थे, वो किन चीजों को अचीव करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। तो इसके लिए आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। बस आप क्या पढ़ लेंगे, उस देश के, उस कंट्री के प्रीएम्बल को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रीएम्बल एक तरीके से क्या होती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिबिंब होती है, एक मिरर होती है कि अगर आप उस मिरर में अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस देश का संविधान कैसा है, उसमें किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की गई है, किन एम्स को अचीव करने की बात की गई है। अब हम आते हैं इसके नेम पर कि मैम इसको उद्देशिका क्यों बोलते हैं, इसको उद्देशिका क्यों बोलते हैं। और ये जो हमारा देश है भारत देश, इसका हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी प्रीएम्बल को हमने किस देश से, या फिर कह सकते हैं कि इस प्रीएम्बल के ड्राफ्ट को हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो ड्राफ्ट है, या आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रारूप है, इसको हमने कहां से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको आप बोलते हैं, वहां से हमने इसके प्रारूप को लिया है। और सेकंड क्वेश्चन यही से बनता है कि भाई इसकी लैंग्वेज को हमने कहां से लिया है। ठीक है, तो इसकी भाषा को जो हमने लिया है बेटा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि मैम इसको उद्देशिका क्यों बोला जाता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको आप बोलते हैं संविधान सभा। तो ये जो संविधान सभा थी, एक्चुअल में ये संविधान सभा का जो काम था या इसका जो फंक्शन था वो ये था कि भाई संविधान को बनाना। तो इस संविधान को बनाने के दौरान ही आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, और ये इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड मीटिंग थी। कौन से नंबर की मीटिंग थी, थर्ड मीटिंग थी, जिसको हिंदी में बोलेंगे कि मैम ये तीसरी बैठक थी। ठीक है, तीसरी बैठक थी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो आपने मैम डायरेक्ट थर्ड मीटिंग बता दी, हमें ये जानना है कि फर्स्ट कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर फर्स्ट मीटिंग की बात करूंगी तो फर्स्ट बेटा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और सेकेंड जो मीटिंग हुई थी वो आपकी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो ये दोनों मीटिंग्स हम पढ़ेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट
पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं क्या जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ही एक चैप्टर आपका उसके अंदर आता है जिसको आप बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण। और फिर उस संविधान सभा के निर्माण के लिए फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, ये सब बैठती हैं। अब मैं इसमें केवल थर्ड मीटिंग ही आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि इस थर्ड मीटिंग में ही क्या किया गया था, इस थर्ड मीटिंग में ही आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ये कौन थे, ये तो सारे बच्चे जानते हैं जिनको आप चाचा जी भी बोलते हैं। और ये कौन थे, ये थे आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस दिन 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो इसको इस थर्ड मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया था, या कह सकते हैं कि पेश किया था। और जो इनका ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, यही क्या बना, सोर्स ऑफ प्रीएम्बल बना। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से निकलता है कि सोर्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है, सोर्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है, या आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना का स्रोत। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेटा क्या आंसर करके आएंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही आपका क्या, ये उद्देशिका का एक स्रोत था। इसीलिए इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही इसका क्या माना जाता है, सोर्स ऑफ प्रीएम्बल माना जाता है, और इसीलिए इसको कई बार उद्देशिका भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये थर्ड मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रेजेंट किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब प्रेजेंट किया गया था, तो मैम 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मैम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एक्सेप्ट किया, तो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या हुई, ये तो बेसिक सी बातें हो गई कि सोर्स क्या होता है, लैंग्वेज कैसी होती है, सोर्स, और उसके अलावा ड्राफ्ट को हमने कहाँ से लिया। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि इसको उद्देशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो सोर्स ऑफ प्रीएम्बल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिख रही होंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो ये क्या है, ये आपके देश का, ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का प्रीएम्बल है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्या दिखेंगे, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आइडियाज दिखेंगे, उनके एम्स आपको दिखेंगे, मतलब संविधान निर्माताओं के उद्देश्य दिखेंगे, उनके आदर्श दिखेंगे, और ये सारी चीजें आपको किस में दिखती हैं, इस प्रीएम्बल में दिखती हैं। और इसीलिए यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि किसको की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पहले लिख लेती हूं। क्वेश्चन ये निकल के आता है कि किसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हिंदी में बोलते हैं संविधान निर्माता। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के कह सकते हैं कि इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो थॉट्स थे, इनके जो विचार थे, उनके विचारों की इसको क्या कहा जाता है, प्रीएम्बल को की कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि की ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो उन मतलब आपका किसको उनका की कहा जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का की किसको कहा जाता है, आंसर इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें क्या दिखते हैं, इसी में हमें इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के एम्स दिखते हैं, एम्स, ठीक है, और हमें इनके आइडियाज दिखते हैं।
ठीक है, कि ये किन किन चीजों को अचीव करना चाहते थे, ये क्वेश्चन निकलता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ और क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है, बहुत सारे डिस्कस कर लिए हमने क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि मैम ये जो प्रीएम्बल है, इस प्रीएम्बल की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दिखाई देते हैं। जैसे हम अपनी इमेजेस पे जाएंगे एक बार, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो प्रीएम्बल है, इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है हम भारत के लोग, इससे क्यों हो रही है, ठीक है, मैं बताती हूँ कि क्यों हो रही है और इसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब है कि जो प्रीएम्बल है, पहले इसको आप लिख लेंगे, और इसका जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग वो कहां से होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो भारत के लोग हैं, उन भारत के लोगों ने मिलकर इस प्रस्तावना को या इस संविधान को बनाया है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्या मैम सारे लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था, नहीं, बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही था, संविधान निर्माताओं ने ही बनाया था, बट जो संविधान निर्माता थे उनको किसने इलेक्ट किया था, तो उनको उन लोगों ने इलेक्ट किया था, उन लोगों ने निर्वाचित किया था जिनको जनता ने चुना था, या जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ये माना जाता है कि इनडायरेक्टली यहाँ पर जनता ने ही उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इलेक्ट किया। इनडायरेक्ट, मैंने क्या बोला, एक टर्म यूज किया इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से किया। लेकिन फिर मैम आप जनता क्यों बोल रहे हो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में तो जनता नहीं आती है, क्योंकि बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं इनका जो इलेक्शन हुआ था, भले ही वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन इसमें पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही वोट दिया था, यानी कि जनता के प्रतिनिधियों ने ही यहाँ पर वोट दिया था। आप कह सकते हैं कि विधानसभा के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वोट दिया था। और इसका एक मीनिंग और आप ले सकते हैं, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या आप कह सकते हैं संविधान का स्रोत कौन है, ठीक है, संविधान का स्रोत। तो आप फिर इसका आंसर क्या करके आएंगे, जनता, पब्लिक। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जनता, मतलब हमारे यहाँ पे जनता को क्या माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है, ठीक है, क्योंकि संविधान को जो पावर मिल रही है वो भी किससे मिल रही है, इन लोगों से ही मिल रही है, पब्लिक से ही मिल रही है, जनता से ही मिल रही है। तो ये हम भारत के लोग। फिर एक वर्ड आप इस प्रीएम्बल में नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में सोवरिन, ठीक है। अब ये सोवरिन का मीनिंग कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये सोवरिन क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, तो आप पहले ध्यान से सुनेंगे। हम एग्जाम्पल कंट्री पे नहीं लेते, खुद पे लेते हैं। जैसे मैं क्या हूं कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कोई भी डिसीजन ले सकती हूँ, मुझे किसी के प्रेशर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही आप लोगों को पड़ती है। आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो अब इंडिया पहले क्या था कि अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो 1947 से पहले की थोड़ी सी हम बात करते हैं। 1947 से पहले इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उसके जो एक्सटर्नल, ध्यान से सुनेंगे, उसके जो एक्सटर्नल डिसीजन थे और उसके जो इंटरनल डिसीजन थे, ठीक है, ये दोनों ही जो डिसीजन थे, इनको हिंदी में बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाहरी, और इंटरनल को बोलेंगे आंतरिक, ठीक है। तो ये जो डिसीजंस होते थे, ये जो निर्णय होते थे, ये पहले कौन लेते थे, पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रोल था, पहले यहाँ पे ब्रिटिश शासन करते थे और वही इंडिया के लिए सारे डिसीजंस लेते थे। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इंडिया 15 अगस्त, आप अच्छे से जानते हैं, 1947, इस दिन आपका भारत आज़ाद हो गया। और आज़ाद होने के बाद में आप ये भी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट किया गया, या हमारा संविधान लागू किया गया। और फिर
उस संविधान की जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें एक वर्ड इंक्लूड किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत आज से एक सोवरेन स्टेट होगा और वो अब किसी के प्रेशर में आकर कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए एकदम फ्री है। उस पे अब किसी भी तरीके का कोई प्रेशर यहां पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में एक वर्ड आता है समाजवादी, इसको आप बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म आप इसको बोलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहाँ पर कैसा समाजवाद है। तो हमारे यहाँ पर जो सोशलिज्म या समाजवादी जो शब्द आप इस प्रीएम्बल में देख रहे हैं, ये आपका नेहरू के मॉडल पर बेस है। नेहरू के मॉडल पर बेस है, मतलब नेहरू ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो समाज होगा वो कैसा होगा, समानता की बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, और हमारे यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, किससे रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारे इक्वल डिवाइड किए जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कैसा समाजवाद है मैम, समानता का समाजवाद है। और ये किस पर बेस है, ये नेहरूवियन मॉडल पर बेस है। नेहरू जी ने जो समाजवाद का मॉडल दिया उसमें उन्होंने समानता, इक्वलिटी की बात की, और उसी मॉडल को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। तो हमने कौन कौन से वर्ड देखे, एक बार फिर से हम इमेजेस की तरफ जाएंगे। हमने मैम एक वर्ड देखा यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद में मैम हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, और नेक्स्ट वर्ड हमें डिफाइन करना है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा, तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है उसका नाम है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, और इसकी इंग्लिश होती है सेक्युलरिज्म। तो ये जो पंथ निरपेक्ष है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, जो राज्य है बेटा, इसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, इसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बच्चे सोच रहे होंगे राज्य, राज्य मतलब सोच रहे होंगे यूपी, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, है ना, ऐसा ही कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि ये राज्य में वो वाली बात कर रही है। नहीं, मैं बात कर रही हूं उस स्टेट की जो आपका आर्टिकल 12 में दिया गया है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट का फर्स्ट आर्टिकल है, और उसमें डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या है, स्टेट क्या होता है। मैं उस स्टेट की बात कर रही हूं। तो ये जो स्टेट है इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट आती है, इसमें लोकल गवर्नमेंट आती है, उसके अलावा आपकी वो बॉडीज आती हैं जिनमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है। तो ये आपका राज्य कोई पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे उन चीजों की बात है जो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है या राज्य की परिभाषा दी गई है, उस स्टेट की बात कर रही हूं। तो आप इस अभी ये समझ सकते हैं कि जो आपका भारत देश है, उस भारत देश में जो राज्य, जो आपकी परिभाषा आर्टिकल 12 में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और ये जो स्टेट है वो सारे रिलीजन्स को, सारे धर्मों को क्या देगा, इक्वल बताएगा। मतलब कि यहाँ पर इक्वल मानेगा, समान मानेगा, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन इसको अलाउ नहीं होगा, यानी कि भेदभाव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर स्टेट नहीं कर सकता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इक्वल मानेगा और सारे धर्मों को समानता देगा, यानी कि इक्वलिटी देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। उसके बाद में देखिए फिर से इमेजेस पे हम जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म यहाँ पर आपको दिया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दो वर्ड्स हैं, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। तो पहले हम लोकतंत्र की बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, लोकतंत्र की मैम बात करेंगे, डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे। और ये जो डेमोक्रेसी है, अगर मैं इसकी बात करती हूं आपसे, तो इस डेमोक्रेसी में आपको ध्यान रखना है कि इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको बोलते हैं लोगों का तंत्र, सिस्टम ऑफ पीपल,
सिस्टम ऑफ पीपल मैम हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं, इलेक्शंस में वोटिंग करते हैं, और इसीलिए इस डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी को मान्यता दी गई है कि इसमें जो लोग होंगे, लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे, शासन करेंगे। अब मैम हमें तो मतलब कि सारे लोग शासन करते हैं क्या? सारे लोग रूल करते हैं क्या? नहीं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारे यहाँ पर कैसा लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को लिया गया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ध्यान से सुनिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है यही हमारे यहाँ पर है, मतलब कि यहाँ पर लोग डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं। पब्लिक जनता जो है वो आपकी प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, बल्कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको आप बोलते हैं प्रतिनिधि। तो ये क्या करती है कि भाई अपने प्रतिनिधियों को इलेक्शन में वोट करती है, और वोट करने के बाद में उनको लोकसभा और विधानसभा में भेजती है, और उनसे कहती है कि तुम लोग जाओ और हमारे लिए काम करो, हमारे लिए शासन करो। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कैसी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और लोकतंत्र किसका आधार होता है? तो निर्वाचन का जो आधार होता है वो लोकतंत्र ही होता है, क्योंकि अगर लोग नहीं होंगे तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कौन इलेक्ट करेगा? वो कैसे जाएंगे? तो लोग जो हैं वो आप, इसीलिए बोला जाता है इसको लोगों का तंत्र, सिस्टम ऑफ पीपल, क्योंकि लोग किसी को भी 5 साल के लिए भेज भी सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शन का बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका वर्ड यहाँ पर गणराज्य। गणराज्य, इसको बोलते हैं बेटा रिपब्लिक। रिपब्लिक, अब ये जो रिपब्लिक वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है? गणराज्य का क्या मतलब होता है? तो पहले एक टर्म देखो यहाँ पर, हेड ऑफ नेशन। हेड ऑफ नेशन, ठीक है, इनको बोलते हैं आप हिंदी में बोला जाता है इनको, हेड ऑफ नेशन को राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष, और ये आपके यहाँ पर कौन है? तो मैम ये हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं मैम, राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ नेशन। तो आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि गणराज्य का क्या मतलब है, तो जिस कंट्री के हेड ऑफ नेशन की जो पोस्ट होती है, इलेक्टेड होती है, निर्वाचित पद होता है, उस देश को कैसा देश माना जाता है? गणराज्य। रिपब्लिक मतलब, और दूसरी लैंग्वेज में समझो कि जिस देश के, एक मिनट, जिस कंट्री के, जिस देश के हेड ऑफ नेशन की पोस्ट हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होती है, वंशानुगत पद नहीं होता है, बल्कि इलेक्टेड पोस्ट होती है, निर्वाचित पद होता है मैम, वो एक गणराज्य होता है, वो एक रिपब्लिक कंट्री होती है। मैम हेरिडेटरी पोस्ट कहाँ पर है हेड ऑफ नेशन की? तो हेरिडेटरी पोस्ट हेड ऑफ नेशन की कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में आप देखेंगे कि या तो किंग होता है या फिर क्वीन होती है, और उन्हीं के जो बच्चे होते हैं वो किंग या फिर क्वीन बनते हैं। बट हमारे यहाँ पर हेड ऑफ नेशन की पोस्ट कैसी पोस्ट है बेटा? लिख लेना कि मैम इलेक्टेड पोस्ट है। इलेक्टेड पोस्ट है, निर्वाचित पद है, और इसीलिए हमारा देश कैसा देश है? गणराज्य है। पद लिख लेना इसको, पोस्ट को हिंदी में बोलते हैं पद। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति का हर 5 साल पे हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के होने के बाद में आपके राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये इसका मतलब होता है गणराज्य का सीधा सा, कि जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित पद होता है, इलेक्टेड पोस्ट होता है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब पीछे फिर से आप जाएंगे पिक की तरफ और देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे देखो अगला यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में कितने टाइप के जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, इस प्रस्तावना में कितने टाइप का जस्टिस है। तो मैम 3 टाइप्स के हमारे यहाँ पर जस्टिस की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय। और कौन कौन से न्याय हैं? तो मैम सामाजिक न्याय, मैम आर्थिक न्याय, और मैम राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इनकी बात की गई है मैम। ठीक है, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 आपके यहाँ पर जस्टिस हैं। आपके प्रीएम्बल में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सामाजिक न्याय मतलब कि समाज में सभी व्यक्तियों को इक्वल माना जाएगा, समान माना जाएगा, उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद में इकोनॉमिक जस्टिस, किसी के साथ में गरीब या अमीर मतलब कि आपके रिच एंड पुअर को बेस मानकर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पॉलिटिकल यानी कि सभी पर्सन्स को यहाँ पर वोटिंग का राइट दिया जाएगा, जैसे कि पहले कुछ ही पर्सन्स को वोटिंग का राइट दिया जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा, सभी लोग वोट कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जो कि कैपेबल हैं या जिनके अंदर वो क्वालिफिकेशंस हैं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो सभी लोग यहाँ पर कर सकते हैं। पहले ये सब राइट सभी लोगों को नहीं थे, बट अब हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की आपकी जस्टिस हो गई। आप फिर से एक बार पिक की तरफ जाएंगे, मैं आपको पूरा प्रीएम्बल देखो यहाँ पे दिखा दिखा के पढ़ा रही हूँ। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रीडम को लेकर कि प्रीएम्बल में कितने टाइप्स की फ्रीडम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपकी समानता को लेकर कि कितने प्रकार की समानता है। तो 2 प्रकार की समानता है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है या फ्रीडम है। इक्वालिटी कितनी है? 2। ठीक है, चलिए दोनों को एक साथ देखेंगे अब हम। आप सबसे पहले देखेंगे फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता इसको बोलते हैं आप कि ये मैम 5 टाइप्स की है। कौन कौन सी है? तो बेटा विचार की है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, और आपको उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब यहाँ पे थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, रिलीजन एंड आपका वर्शिप, ये 5 टाइप्स की फ्रीडम आपको यहाँ पर दी गई है। और एक एक करके मीनिंग देखते हैं। थॉट्स, विचार, अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है तो आप उस थॉट को पहले अपने दिमाग में लाते हैं। जाहिर सी बात है कि थॉट कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं, दिमाग में आते हैं। और फिर उसके बाद हमें मन करता है कि हमारे दिमाग में जो विचार आया हम उसको एक्सप्रेस करें, हम उसको किसी को बताएं। तो नेक्स्ट आपको क्या है? एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्या है? थॉट आया, सेकेंड क्या है? एक्सप्रेस करना। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो धर्म हो या फिर किसी की बात हो। उसके बाद में रिलीजन है, तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जो धर्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। और उस धर्म को मानकर उस धर्म से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जैसे मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म को मानकर उसकी पूजा, उसकी उपासना कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, और उस धर्म के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट आता है समानता।
ठीक है। नेक्स्ट आती है समानता। इक्वलिटी कितने टाइप्स की दी गई है? तो मैम 2 टाइप्स की यहाँ पर इक्वलिटी है। 2 प्रकार की मैम यहाँ पर स्वतंत्रताएं हैं, और वो स्वतंत्रताएं बेटा कौन कौन सी हैं? तो मैम एक तो प्रतिष्ठा की और दूसरी मैम अवसर की। अवसर की, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतिष्ठा को स्टेटस और अवसर को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी। ये आपको फ्रीडम दी गई है, सॉरी ये आपको यहाँ पर इक्वालिटी दी गई है, समानता दी गई है। प्रतिष्ठा मतलब कि हर एक इंसान अपनी प्रतिष्ठा के साथ, अपने स्टेटस के साथ इस सोसाइटी में रह सकता है, उसको पूरा राइट दिया गया है। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी किसकी बात कर रहा है? अपॉर्चुनिटी आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 16 में भी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जो भी आपकी सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? जो भी आपकी सरकारी नौकरी कह लो देशी भाषा में, कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी उन सब में सभी बच्चों को ये राइट होगा कि वो उनके लिए यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनमें एग्जाम दे सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं। इन जॉब्स में भी आपके साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, जैसा कि पहले होता था। अंग्रेज क्या करते थे कि जो भी हायर पोस्ट होती थी वो केवल अंग्रेजों के लिए रखते थे, उसमें इंडियंस को कभी भी वो पोस्ट देते ही नहीं थे। बट अब ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ओरिजिन से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब के सब आपके गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पे सेलेक्ट भी हो सकते हैं। ये होता है आपका अवसर। अब वापस इमेजेस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमें और किसका यहाँ पर चीजें देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने कहाँ तक खत्म किया इसको? मैम यहाँ तक खत्म किया। उसके बाद में एक टर्म इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है आपके प्रीएम्बल में। यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी कि ब्रदरहुड की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है। तो इन तीनों टर्म्स को भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बात की गई है? तो मैम एक तो बात की गई है यहाँ पर एकता की, यूनिटी की बात की गई है। दूसरा मैम वर्ड है यहाँ पर अखंडता, यानी कि मैम इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। और एक बात की गई है यहाँ पर एकता, अखंडता और बंधुता की। ठीक है, या आप कह सकते हैं भाईचारे की। ठीक है, और इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। अब आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। यूनिटी, अगर आप यूनिटी के साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, क्या है? आपका हाथ है, इस हाथ में ये फिंगर्स हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये सेपरेट है और कोई भी पर्सन चाहे तो कोई भी फिंगर तोड़ सकता है ना, इसको अलग कर सकता है। इसकी हाथ की जो यूनिटी है इसको 1 मिनट में खत्म कर देगा। बट अगर मैं इस हाथ को ऐसे मुट्ठी बना लूंगी तो क्या कोई अब मेरी फिंगर तोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। क्या इसमें कोई भी खंडन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इस भारत देश के जो भी लोग हैं उन सब में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। कि भाई कोई भी देश अगर हम पे अटैक कर रहा है तो हम एक साथ जाके उनसे लड़ें। हम कभी भी आपस में कास्ट के बेस पर ना लड़े, बट हम लड़ते हैं, हम तो लड़ते हैं और हमेशा लड़ाई हम लोग इसी बेस पर करते हैं। आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बहुत सारे ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पाए। वो जिन एम्स को लाना चाहते थे इंडिया में, वो एम्स कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होते हुए हमें दिखते हैं, कहीं भी वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये कहा गया कि आपको यूनिटी के साथ रहना है। क्यों रहना है? ताकि कोई भी यहाँ पर किसी भी चीज का खंडन ना कर सके, उसमें अखंडता रहे। अगर आप यूनिटी के साथ रहोगे, ऐसे रहोगे, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये मतलब होता है अखंडता का, कि किसी भी तरीके का कोई खंडन आप में ना कर सके, उसको, उसकी एकता को, उनको सबको एक साथ रख सके। और एक साथ रखने के लिए आपको कैसी भावना लानी होगी? भाईचारे की, बंधुता की भावना लानी होगी। मतलब आपको भाई भाई के रूप में रहना होगा। बट ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखता है। और ये सब किसके ड्रीम्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ड्रीम है मैम। तो ये हमारे प्रीएम्बल के वर्ड्स हुए। उसके बाद में आपके प्रीएम्बल में नीचे एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन किस चीज के लिए लिखी हुई है? वो लिखी हुई है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है,
इस संविधान की अगर मैं बात करती हूँ तो इस संविधान की जो डेट है यहाँ पर 26 नवंबर 1949, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट है। क्या बोला मैंने? ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की डेट है, ग्रहण करने की डेट है। मतलब कि इस दिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ और आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, आपके संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 को आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके देश के संविधान को ग्रहण किया, एडॉप्ट किया। और ये डेट आपके संविधान में कहाँ, सॉरी, आपके प्रीएम्बल में लास्ट में दी गई है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर ये क्वेश्चन, एक तो ये बनता है कि किस दिन एडॉप्ट किया गया, किस दिन हमने एडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट कब किया गया, लागू कब किया गया। तब आप आंसर लिखेंगे 26 जनवरी 1950। लेकिन प्रीएम्बल में कौन सी डेट आपकी शो की गई है? ये वाली 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बना और हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे एडॉप्ट किया, ग्रहण किया। तो ये आपकी क्या थी? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के वो वर्ड्स जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो प्रीएम्बल से निकलते हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम अब तक कितनी बार प्रीएम्बल में संशोधन किया गया है या कितनी बार इस प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, तो आप बोलेंगे कि मैम केवल एक बार, केवल एक बार, या आप कह सकते हैं कि वन टाइम। इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है, या कह सकते हैं अमेंडमेंट किया गया है। और ये अमेंडमेंट आपका कब किया गया है? तो अमेंडमेंट किया गया है मैम हमारा 42 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। और इस संशोधन को करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ध्यान से सुनिएगा, अखंडता, ठीक है। इसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, सोशलिज्म। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म और नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटीग्रिटी। ये सारे वर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं और ये मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं बताए क्योंकि फिर आपको मीनिंग नहीं समझ में आता। तो ये तीन वर्ड्स आपके जो हैं प्रीएम्बल में पहले नहीं थे, बल्कि इनको 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आपकी प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। सीधा क्वेश्चन आपका यहां से निकल कर आता है। एक क्वेश्चन आपका इससे प्रीएम्बल से दो केसेस जुड़े हुए हैं। जैसे एक केस आपका जुड़ा हुआ है इंद्री बेरूबारी केस, इंद्री बेरूबारी, और ये 1960 का आपका केस है। इसको हिंदी में बोलेंगे वाद। और ये केस गया था आपका सुप्रीम कोर्ट में, इस प्रीएम्बल को लेकर ही ये केस था। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोलते हैं सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। अब ये केस क्या था मैम? इस केस को प्रीएम्बल से क्यों लिंक करके आप हमें पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस केस से क्वेश्चन आता है। इस केस में ये पूछा गया कि भैया हमें ये बता दो, सुप्रीम कोर्ट भैया जी हमें ये बता दीजिए कि ये जो प्रीएम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या था कि ये बताओ कि ये जो प्रीएम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, आप हमें ये बताइए कि क्या ये प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, नहीं, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
इसने कहा प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और क्योंकि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, आप इसको अमेंड भी नहीं कर सकते। आप अमेंड मतलब अमेंडमेंट कौन करता है? संसद करती है। तो कहा क्योंकि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसीलिए आप इस प्रस्तावना में संशोधन नहीं करवा सकते, मतलब संसद इस प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो कहा इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, तो पेशेंस रखेंगे। और फिर नेक्स्ट केस बेटा आपका आया इसी प्रीएम्बल से रिलेटेड, केशवानंद वर्सेस केरल राज्य, और ये केस था आपका 1973 का। और ये केस भी आपका गया सुप्रीम कोर्ट में, और इससे सेम क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्रीएम्बल है, ठीक है, जो प्रीएम्बल है क्या वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि पूछा जा रहा है इससे, ठीक है, कि क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा कोर्ट है जो अपने ही डिसीजंस को चेंज कर सकता है, और बिल्कुल इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। 1960 में इसने क्या कहा कि प्रीएम्बल इज प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इस केस में कह दिया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस केस में इसने क्या माना? प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, ये इसमें इस केस में इसने कह दिया। और क्योंकि अब ये संविधान का भाग इस केस में इसने माना है, तो संसद इसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और इसी केस के बाद में, इसी केस के डिसीजन के बाद में आपकी पार्लियामेंट ने, आपकी संसद ने इस प्रीएम्बल को अमेंड किया, और अमेंड करके 3 वर्ड्स को यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। तो अब आपको समझ में आया फर्स्ट डिसीजन। सेकंड, इसने कहा कि ठीक है, फिर इससे इसी केस में क्वेश्चन आया कि संसद किन किन चीजों को अमेंड कर सकती है। तो इसने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं मूलभूत ढांचा, हिंदी में बोलते हैं मूलभूत ढांचा। कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता हो, मूलभूत ढांचे को परिवर्तित करता हो। क्वेश्चन फिर से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि अब ये बताइए व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, ये मूलभूत ढांचा क्या है, क्या इसकी कोई परिभाषा संविधान में है? तो बेटा इसकी कोई परिभाषा, इसकी कोई डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो फिर कैसे समझेंगे मैम बेसिक स्ट्रक्चर? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, आप किन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, ये आपके कोर्ट ने यहाँ पे पार्लियामेंट से कह दिया। अब आप देख रहे हो अपनी ही लाठी और अपनी ही भैंस, कहावत सुनी है ना हिंदी में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि पावर भी दे दिया पार्लियामेंट को, बट उसको कंट्रोल भी कर लिया। किस चीज को कहकर? बेसिक स्ट्रक्चर को कहकर। तो आप देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दी गई है, बल्कि टाइम टू टाइम आपकी जुडिशरी ही ये डिसाइड करती है कि कौन से अमेंडमेंट संसद कर सकती है या नहीं कर सकती है। और ये पावर का यूज कैसे करती है जुडिशरी? जुडिशियल रिव्यू में, न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, ठीक है। ये आपके यहां से कुछ क्वेश्चंस बने। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि प्रीएम्बल में जिन एम्स की बात की गई है, जिन आइडियल्स की बात की गई है, उनको हम प्रीएम्बल के अलावा और कहां कहां पर देखते हैं मैम? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्रीएम्बल में जो एम्स हैं, जो आइडियल्स हैं, उनकी बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में आप फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे, आप मौलिक अधिकारों में देखेंगे। उसके बाद में आप कहां पर देखेंगे? आप राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे DPSP, है ना, इसमें देखेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज में देखेंगे, यानी कि मौलिक कर्तव्यों में देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, इन जगहों पर देखने के लिए मिलेंगी। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हमने सारे क्वेश्चंस के साथ में पूरी प्रीएम्बल को देखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।